आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, मेरी अगली 4 क्लासेस मैं आप लोगों से बिफोर टाइम कमिटमेंट कर लूँ 11:45 से हम स्टार्ट कर लेंगे या 11:50 पे राइट स्टार्ट कर देंगे कल से 4 डेज, और ये हमारी क्लास दरमियान में नमाज की ब्रेक होगी 2 बजे तक चला करेगी। ठीक हो गया? ये सिर्फ 4 दिन, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना। आज सिर्फ आप लोगों का वेट करते हुए क्लास लेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कल से ऐसा नहीं करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने 4 डेज में मैं कुछ आपको टेस्ट असाइन करूंगा डेली बेसिस पे। 4 डेज में आपने टेस्ट देने, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, पास पेपर के क्वेश्चंस और कुछ पेजेस रेफर करो। कुछ 4 से ज्यादा सवाल, 4 से 5 सवालों से ज्यादा सवाल नहीं होंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेजेस हुए 4 पेजेस से ज्यादा पेजेस भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको असाइन करूंगा, टेस्ट भी देने हैं आप लोगों ने, इसमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह। लास्ट डे हम लोग एक सवाल हल कर रहे थे, सवाल के दौरान ही मुझे जाना पड़ा, तो क्लास हम लोगों ने क्विट कर दी। तो इस सवाल को हम मुकम्मल कर रहे हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, हमें इस सवाल के अंदर बिजनेस रिस्क और उससे रेलिवेंट ऑडिट रिस्क बताना था। जो बिजनेस रिस्क था बिल्कुल उसी के पैरेलल हमें ऑडिट रिस्क बताना था। जैसे हमने पहला रिस्क हाईलाइट किया, हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, तो ये बिजनेस का रिस्क है। और हो सकता है कि एक इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लिटिगेशन के मैटर्स हों, वो लिटिगेशन का मैटर आपने ना बताया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ना किया हो जबकि करना था, या उसको रिकॉर्ड तो नहीं करना था लेकिन उसको डिस्क्लोज करना था और वो भी ना किया हुआ हो, अगर उसका आउटफ्लो पॉसिबल हुआ प्रोबेबल की बजाय। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको रेगुलर अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा अपने इक्विपमेंट्स को। अगर ना किया तो हो सकता है आप बिजनेस रन ना कर पाए, ऑपरेट ना कर पाए, और उसके लिए भी आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। और उसके बाद हो सकता है कि एक खास टाइम तक आप अपग्रेड कर सकते हो, उसके बाद आपको अपने तमाम इक्विपमेंट्स को राइट ऑफ करना होगा। बैंक लोन की बात हम लोगों ने पढ़ी थी। बैंक लोन बिजनेस का रिस्क है कि लोन कोविनेंट्स, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करना है, और वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस भी करनी है। अगर ना कर पाए तो वो आपके लिए क्या होगा, आपको उसी वक्त पे बैक करना पड़ेगा लोन। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि बेटर पोजीशन शो करवाने के लिए बेटर पोजीशन बैंक वाले को शो करवानी है, ताकि तमाम लोन की आप कंडीशंस पूरी करके लोन एक्वायर कर सकें, और टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फिर कंप्लाई विद भी शो करवाना होता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर कंप्लायंस ना हुई आपको पे बैक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को बेहतर शो करवाने के लिए अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट करेंगे और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन के बढ़ने की वजह से कंपैटिटर ने मार्केट के अंदर कम कीमत पे अपनी प्रोडक्ट को ऑफर किया। हमने कहा इसकी वजह से 2 नुकसान होंगे, आपकी इन्वेंट्री पाइल अप होती चली जाएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का टेस्टिंग की जरूरत होगी, और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होगा। और अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है तो माइट बी पॉसिबल आपके इक्विपमेंट्स या जितने भी आपके एसेट्स हैं उसकी वैल्यू न्यूज कम हो जाए और आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना हो। इसके बाद कुछ बातें जो इसमें हाईलाइट करने वाली और रह गई थी। अगर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स है, आप कह रहे थे बुकिंग एयर टिकट्स की एडवांस में करवाई जाती है और उसकी बेस पे कमीशन मिलता है एपीएल को। ऐसा भी हो सकता है बुकिंग करवाई हुई हो और बुकिंग बाद में कैंसिल हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, कैंसलेशन ऑफ बुकिंग। क्या वर्ड है बच्चे, कैंसलेशन ऑफ बुकिंग। तो मैं यहाँ पे 5th वन पॉइंट लिख रहा हूं, कैंसलेशन ऑफ बुकिंग। गुलाम मोहम्मद
फ्राइडे को क्यों नहीं आए थे? आए थे? ये फैन ऑफ कीजिएगा। बुकिंग की कैंसिलेशन भी हो सकती है, ये बिजनेस का रिस्क है। अगर हम बात करें इसकी ऑडिट रिस्क की, इसके बिल्कुल पैरेलल ऑडिट का रिस्क क्या हो सकता है? देखो, आपने बुकिंग जब करवाते हैं तो बुकिंग की बेसिस पे आपका कमीशन इनकम बनता है। आपने कमीशन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जबकि उसका क्राइटेरिया मीट तो कर ही नहीं रहा था। कमीशन रिकॉग्नाइज किया, विदाउट इस चीज को कि उसका क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहा। जी बच्चे, उसके बाद बच्चे अच्छा, एक ये भी हो सकता है रिस्क, आप आज बुकिंग करवाएं बाद में पेमेंट कर दें। शाबाश, इसे हम कह सकते हैं कैश फ्लो डिफिकल्टीज, कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। आप पेमेंट कलेक्ट ना कर पाए, किससे पेमेंट कलेक्ट ना कर पाए? अपने डेटर से। ये कौन सा रिस्क हो गया? बिजनेस का रिस्क। लेकिन ऑडिट का रिस्क क्या है? आप उसके अगेंस्ट जितने भी आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किए हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या रिकॉर्ड करना है? शाबाश, इररिकवरेबल ऑफ डेट्स, आपने इसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। इररिकवरेबल ऑफ रिसीवेबल्स, और इसके अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी प्रोविजन। क्या तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे मैंने बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, देन फिर हम एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर मैं इसका सजेस्टेड आंसर के बाद इंशाल्लाह एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ूंगा। सबसे पहला, ब्रीच ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सबसे पहला पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लिटिगेशन। इसका मतलब है ये क्या होगी? नॉन कंप्लायंस। ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन के बढ़ने की वजह से ऐसे इंसिडेंट क्या इफेक्ट करेंगे? रेपुटेशन, इज्जत खराब हो जाएगी कंपनी की। इसके बिल्कुल पैरेलल ऑडिट का रिस्क क्या है? लायबिलिटीज को पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो अंडरस्टेटेड है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? अंडरस्टेटेड, ये भी प्रॉब्लम हो गई। और उसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, आपने डिस्क्लोज भी नहीं किया कंटिंजेंट लायबिलिटी। बात क्लियर हो जाएगी बच्चे? नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन करनी थी इक्विपमेंट की ताकि आप ऐसे वाकयात को उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्यूचर के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्या है? फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन इक्विपमेंट की वो डिक्रीज कर देगा यूजफुल लाइफ को इक्विपमेंट की, और हो सकता है आपको चार्ज ऑफ भी करना पड़े, एक्सपेंस आउट भी करना पड़े। बार बार जब हम इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते हैं ना, समटाइम एक खास लेवल तक वो अपग्रेड हो सकता है। जैसे मैं P2 को कहूं कि Core i7 के पैरेलल इसकी प्रोसेसिंग करवा दे, पॉसिबल नहीं। और इसके अलावा एक और भी होता है। अब हम लोगों ने लेट्स सपोज, मैं चाह रहा हूं हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल हो गया और उसको P2 सपोर्ट ही नहीं कर रहा, P4 उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? अपग्रेड करते हुए हमने कहा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं तो फिर वो उसके लिए पैरेलल कंपैटिबिलिटी के लिए हमें चार्ज ऑफ भी करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे, कंपैटिटर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए और उन्होंने आते ही अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया।
जब प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम किया तो रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया, जिसके लिए उसको क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी, क्योंकि वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बैंक से कर्जा लेना है एपीएल को, और उसके लिए उसके ऊपर डेट का लोड बर्डन बढ़ जाएगा और उसको तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस भी शो करवानी होगी। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस ना हो रही हुई तो वो जानबूझ के शो करवाने के लिए अपने रेवेन्यू को क्या करेगी, ओवरस्टेट, और अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेगी, क्योंकि अपनी रेशियोज को प्रॉपर शो करवाए। रिस्क है कि क्लाइंट कैंसिल कर दे बुकिंग को, कैंसलेशन ऑफ बुकिंग हो सकती है बच्चे। अच्छा, अगर कैंसलेशन हो जाएगी बुकिंग की तो कमीशन जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया होगा, हो सकता है उसका तो क्राइटेरिया मीट ही ना कर रहा हो, वो भी कमीशन रिकॉग्नाइज करने का, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। जी, ये वाला फिफ्थ वन, हारिस इदरीस साहब वो कह रहा था कि आप बुकिंग करवा सकते हो। अगर आप बुकिंग करवाओगे तो बुकिंग करवाने के लिए आपको कमीशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको, कमीशन पे किया जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, रिस्क है कि क्लाइंट क्या करे, कैंसिल कर दे सब्सीक्वेंटली बुकिंग। वो कह दे फोन पे कि भाई मेरे लिए आप होटल की रिजर्वेशन करवा दे, मैं आ रहा हूं, और बाद में कह दे नहीं आप ऐसा करें कैंसिल कर दे। अच्छा, अब जब उन्होंने रिजर्वेशन करवाई थी तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने कमीशन रिकॉर्ड कर लिया अपना। अब आपकी कैंसिलेशन होगी, वो कमीशन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो भी रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्राइटेरिया भी मीट ही नहीं किया। और आईएफआरएस 15 के मुताबिक वो पहले कहता है कि आपने ये कंफर्म करना है क्या राइट है आपके क्लाइंट के पास कि वो सब्सीक्वेंटली इसको कैंसिल कर सकता है। अगर कैंसिल कर सकता है, जब तक आप ये पीरियड या वो इसका बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता, तब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आईएफआरएस 15 के क्राइटेरिया के मुताबिक ये बात बनती है। तो ये देखना पड़ेगा, आईएफआरएस 15 के क्राइटेरिया जब तक पूरा नहीं हो जाता, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आखिरी बात आ गई, कैश फ्लो के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बुकिंग आज करवाओ, पेमेंट बाद में कर लेना। हो सकता है कंपनी को एक रिस्क मौजूद हो कि उसको उसके डेटर्स वक्त पे पैसे ही ना देंगे, पैसे ही ना दे, और उसने पेमेंट करनी है जिनके साथ उसने वादा कर लिया हुआ, और ये बिजनेस का रिस्क है। अगर पेमेंट ना की तो इसके ऑपरेशंस तो चल ही नहीं पाएंगे, और अगर इसके पैसे कलेक्ट ना कर पाया तब भी इसके वर्किंग कैपिटल की फिगर कम हो जाएगी और ये भी अपने ऑपरेशंस नहीं चला पाएगा। बिजनेस का रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। अच्छा, अब ये क्या है, जो किताबों में रिसीवेबल रिकॉर्ड किए हुए हैं वो इररिकवरेबल हो गए, उसके अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए, प्रोविजन, और प्रोविजन की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, और हम कह देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, जबकि एसेट्स या डेट्स ओवरस्टेट हो रहे होंगे तो इसे हम कहेंगे ओवरस्टेटमेंट ऑफ डेट्स या रिस्क ऑफ इररिकवरेबिलिटी ऑफ डेट्स, तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये ऑडिट का रिस्क है। बात समझ आ गई है सब लोगों को? किसी को कोई सवाल पूछना है? यासिर साहब एग्जामिनर के कमेंट्स जरा सुनिएगा, देखिएगा एग्जामिनर ने कितने कमाल तरीके से कमेंट्स लिखे हों। Examinees were not able to differentiate between audit risk and business risk. बताइएगा, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको पता ही नहीं चलता कि बिजनेस का रिस्क कौन सा और ऑडिट का रिस्क कौन सा, और इसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा इन क्वेश्चंस को। एंड यूज बोथ टर्म्स इंटरचेंजेबली, और वो क्या करते हैं, यही टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। एग्जामिनर डिड नॉट आइडेंटिफाई business risk related to lower prices offered by competitors. कंपैटिटर ने जो कीमतें कम की हैं वो कौन सा रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है, वो ऑडिट का रिस्क नहीं है। चीज 12 रुपए की बिके या चीज 8 रुपए की बिके, इसका ऑडिट का रिस्क है। हाँ, ऑडिट का रिस्क ये है कि अगर कम कीमत पे बिकेगी तो जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है, हो सकता है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो, उसको कॉस्ट की बजाय किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन जो प्राइसेस लो हुई हैं उसको लोग कह देते हैं ये ऑडिट का रिस्क है, ये तो गलत बात है। लो प्राइसेस, अगर प्राइसेस रिड्यूस कर दी है कंपैटिटर ने तो वो कौन सा रिस्क है, बिजनेस का रिस्क। ऑडिट का रिस्क तो नहीं है, मान लीजिए ये बात, लेकिन सारा लिस्ट की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी ऑडिटर के पास जाएगी तो उसमें वो चीज लिखी होगी प्राइस कम थी कि लोग जिसको पता होगा कि इतने में सेल हुई थी, कॉस्ट थी।
देखो जब वो एनआरवी कैलकुलेट करता है तो एनआरवी के लिए वो एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइसेस यूज करेगा ना। वो कहेगा कि जी आज की मुझे कीमतें, जैसे आप वर्किंग कर रहे हो 30 जून के लिए, 30 जून की इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो, लेकिन 30 जून पे नहीं कर रहे हो, आप अगस्त में बैठ के कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अगस्त में बताओ इसकी प्राइसेस लिस्ट क्या है और अगस्त की कीमतें यूज कर रहे हो, क्योंकि वो जो इन्वेंट्री आपके पास 30 जून में मौजूद है वो 30 जून पे नहीं बिकनी, वो अब फ्यूचर में बिकनी है, कुछ जुलाई में बिकेगी, कुछ अगस्त में बिकेगी। तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है अगस्त के लिहाज से, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है जुलाई के लिहाज से, फ्यूचर एस्टिमेटेड प्राइसेस यूज करनी पड़ेगी। वहां से हम उससे अपडेटेड प्राइस लिस्ट ले लेते हैं, अपडेटेड प्राइस लिस्ट की मौजूदगी में उसको हम यूज करते हैं, वो बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर हो गए? अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, विच मे अफेक्ट द ऑडिट क्लाइंट्स रेवेन्यू, जो कि किसको अफेक्ट करेगी, ऑडिट क्लाइंट के रेवेन्यू, और कंसिक्वेंटली इट्स इक्विपमेंट मे रिक्वायर इम्पेयरमेंट। मैंने आपको बताया था जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा किसकी टेस्टिंग करनी होगी, और दूसरे नंबर पे लोड ऑफ कॉस्ट और एनआर, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन और रिलेटेड ऑडिट रिस्क that the audit client will have to manage its working capital or its debt load। अब मुझे बताइएगा जब अपग्रेड करना है तो क्या कॉस्ट नहीं इंकर होगी, आपको पैसे चाहिए अपग्रेड करने के लिए, तो आप पे तो डेट लोड पहले ही है, और उसके बाद फिर विच मे ओवरस्टेट इट्स रेवेन्यू, कि जब आपको बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा तो आप क्या कर रहे होंगे, अपनी पोजीशन बहुत बेहतर शो करवा रहे होंगे। वो कहेगा कि भाई आप मेरी प्रिंसिपल अमाउंट और सूद की अमाउंट दे सकेंगे वापस, हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट देखो कितना ज्यादा है, और प्रॉफिट उसको बहुत अच्छा शो करवा रहे होंगे नुमान साहब, ठीक है ना। तो हमने क्या वर्ड बोला था, मैनेजमेंट मे इनक्लाइन टू शो बेटर पोजीशन टू द बैंकर, ताकि बैंकर कायल हो गई क्या प्रोवाइड कर दे, लोन प्रोवाइड कर। बात समझ में आ गई थी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवाने लगा हूं आप लोगों को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं चेक करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 आरएल लिखिएगा इसके साथ, रिवीजन लेवल क्वेश्चन, क्लास वर्क भी है ये। आप लोगों ने लाजमी अपनी किताब अपने साथ रखनी है, पास पेपर्स भी, और ये सब चीजें नोट करनी, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कटवानी भी है आप लोगों को, और कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ाने के बाद कहते हैं अब इसको रिटेन ना कीजिएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। हारिस इदरीस साहब, इस सवाल में सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट है 2 नंबर की, देखें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कह रहा है आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब है नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करो, लिस्ट डाउन करो, ये बात पूछ रहा है। किसको, जो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, डीपीएल। अब अगली बात जो लिखी ना बच्चों को ये रिक्वायरमेंट नहीं सही से समझ में आई। देखो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम दैट कुड बी मिसस्टेटेड। क्या कह रहा है, कहता है जो ऊपर बात बता के आए हो ना उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस हेड पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्या पूछ रहा है ये, ऑडिट रिस्क, ये बात नहीं समझ में आई कि ये बात तो पूछ रहा है ऑडिट रिस्क बताओ मुझे, क्योंकि आपको पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देते, इनअप्रोप्रिएट, उसको क्या बोलते हैं। तो ये ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन लिख के गया हुआ था यहाँ पे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टेड इन लाइन आइटम, और बताना किसके हवाले से है, जो आपने ऊपर आउटलाइन किया हुआ है ए पॉइंट के अंदर। क्या मतलब, रिलेटेड ऑडिट रिस्क पूछ रहा है आपसे, बिजनेस रिस्क बताएं और उससे रिलेटेड ऑडिट रिस्क बताएं। रिक्वायरमेंट समझ में आई। अब हम शुरू करते हैं इस सवाल को पढ़ना। आप ऑडिट सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑडिट ऑफ ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड डीपीएल के, जो कि लिस्टेड कंपनी है।
डीपीएल ऑपरेट करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हाईली रेगुलेटेड, अब ये बात हाईली रेगुलेटेड, कौन सा रिस्क हुआ? कंप्लायंस रिस्क, बिजनेस रिस्क है ना। आपने बिजनेस रिस्क लिखना है, वर्ड यहां पे कंप्लायंस रिस्क नहीं लिखना, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए सीएफओ को आप बोलता हूं कि बिजनेस का रिस्क क्यों बना, क्योंकि इस वजह से कि आपने अगर रेगुलेशन की कंप्लायंस ना की तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस आप ऑपरेट ना कर पाए, ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क, कंप्लायंस की वजह से, लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो ये पहला क्या आ गया? हाईली रेगुलेटेड। अच्छा, अगर मिसाल के तौर आपने कंप्लायंस ना की तो फाइन हो जाएगा, फाइन से आपको क्या है? फाइन पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस पे बर्डन बढ़ जाएगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। कौन सा रिस्क हुआ? बिजनेस का रिस्क। अच्छा, अब इससे रेलिवेंट ऑडिट रिस्क बताइएगा। अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये प्रोविजन फॉर लिटिगेशन को आप अंडरस्टेट करेंगे, वो नहीं लिखेंगे। और अगर वो ना लिखा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मौजूद है? मटेरियल मिस्टेक। ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ये कौन सा रिस्क बन गया? ऑडिट रिस्क। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिजनेस का रिस्क, साथ ही हमने रेलिवेंट कौन सा पढ़ लिया? ऑडिट रिस्क। एंड हैवी फाइन्स, ये वही बात रिपीट हो रही है, प्लेस ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशन। मेन प्रोडक्ट डीपीएल की ड्रग ए है। मेन प्रोडक्ट कौन सी है? ड्रग ए। रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग ए इज इंपोर्टेड। यहां पे आ गई जी बच्चे बात। अब मुझे बताइएगा बिजनेस का रिस्क। फॉरेन करेंसी, जी ट्रांसलेशन कह दें, ट्रांजैक्शंस कह दें, यही बात है ना। एक्सचेंज गेन हो सकता है या एक्सचेंज लॉस हो सकता है। क्लियर हो गया ना? एक्सचेंज रेट अगर अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो या गेन होगा या लॉस होगा। अब ऑडिट रिस्क क्या है? उस एक्सचेंज रेट को जो आपने यूज किया वो ठीक किया या गलत किया, और अगर आपने ठीक यूज ना किया तो गेन और लॉस की फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी होगी, गलत लिखी हुई होगी। ये बात खत्म। दूसरी बात यह कि एक्सचेंज गेन और लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस करना है, या प्रॉफिट और लॉस में या एसेट बनाना है। अब आपने अगर सही प्लेस पे ना लिखा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मौजूद है? मिसस्टेटमेंट मौजूद है। और आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा रिस्क हो गया? ऑडिट रिस्क। अब बात समझ में आई? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस या फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन की वजह से एक्सचेंज गेन का या लॉस का, बिजनेस रिस्क। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट सही ना यूज किया या एक्सचेंज गेन या लॉस को सही जगह पे रिपोर्ट ना किया तो ये कौन सा रिस्क कहलाएगा? ऑडिट रिस्क। बातें क्लियर हो गई जी सुहेब साहब? नेक्स्ट, ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स एंड इज करंटली सोल्ड एट लो, हाईलाइट कर दें जी, लो मार्जिन। अभी हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा, उसने कहा लो प्राइसेस को बच्चों ने ऑडिट रिस्क लिखा हुआ है। ये लो मार्जिन कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क। क्लियर हो गया जी? आपका लो मार्जिन, लो प्राइसेस पे आपकी प्रोडक्ट बिकेंगी, ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस का रिस्क है। अच्छा, अब अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पे ऑडिट का रिस्क, आपको अपनी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट हो रहना भी। दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो आपको अपने इक्विपमेंट को इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो बातें समझ में आ गई? 2 सवाल अच्छे तरीके से, 3 सवाल अच्छे तरीके से कर ले, कोई सवाल हमारा खराब नहीं हो सकता इंशाल्लाह। होगा ज्यादा से ज्यादा एक नया पॉइंट आ जाएगा जिसमें हम प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो ठीक बता रहे होंगे ना हम इंशाल्लाह। अगला बच्चे, लास्ट ईयर एक कंपैटिटर, अगेन वही पॉइंट आ गया, नया कंपैटिटर मार्केट में आ गया, इंट्रोड्यूस अ मच इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग ए। कंसीडरिंग द टफ कंपटीशन, तमाम कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंक्लूडिंग डीपीएल कंटिन्यूअसली कैरिंग आउट रिसर्च एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग्स। अच्छा, अब रिसर्च के लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा रिस्क है? अच्छा, अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में हो सकता है आप सही से ऑपरेट ही ना कर पाए अपने बिजनेस को। अब ये बिजनेस रिस्क।
अच्छा, अब ऑडिट रिस्क बताए। शाबाश, रिसर्च का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस करना है, आपने कहीं एसेट तो नहीं बना दिया। दूसरी चीज, अगर क्राइटेरिया मीट कर गया और जब मीट किया तब से ऑनवर्ड आपने कैपिटलाइज करना। ये बात क्लियर हो गई। ये कौन सा रिस्क हुआ? ऑडिट का रिस्क। बातें क्लियर है बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? इसका सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे 0.5 मार्क्स है हर बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के। तो कितने मार्क्स हुए टोटल? 2 नंबर। फिर 0.5 मार्क्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, और फिर उसकी डिस्कशन पे भी 0.5 मार्क्स है। अच्छा, अब देखिएगा, सुनिएगा। Examinee mention the risk related to financial statement line item rather than discussing the business risk. अब वो बताते ही कौन सा रिस्क है? ऑडिट रिस्क। वो बिजनेस रिस्क सही तरह बताते ही नहीं। अभी तक देख ले, दूसरा सवाल है, ये पहले आया था, वो बाद में आया। अभी तक स्टिल बच्चों के अंदर ये खराबी है, उन्हें पता ही नहीं है बिजनेस का रिस्क कौन सा होता है। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी और रिसर्च प्रोजेक्ट मेंशन ही किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंशन नहीं किया किसी ने। उन्हें ये नहीं पता कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए या टर्नओवर कम हो जाए तो इसमें 2 रिस्क आते हैं। एक है एनआरवी टेस्टिंग, ये रेशियो एनालिसिस में बातें हमने पढ़ी हुई हैं, और दूसरी बात है इंपेयरमेंट टेस्टिंग। बात क्लियर होगी जी बच्चे? इसके अलावा रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ट्रेड पेएबल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस वर इग्नोर्ड, कि हमने गलत कैलकुलेशन, क्योंकि एक्सचेंज रेट जब ठीक नहीं लिया तो कैलकुलेशन एक्सचेंज गेन या लॉस की गलत हो गई और उसको सही जगह पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। आंसर देखिएगा जी बच्चे, डीपीएल को कंप्लाई करना है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को, और कोई भी नॉन कंप्लायंस हुई तो उसके ऊपर हैवी फाइन्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क। लायबिलिटीज को क्या किया हुआ होगा? तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज कौन सा रिस्क हो गया? ऑडिट रिस्क। और या अगर लायबिलिटीज का आउटफ्लो पॉसिबल है तो प्रोविजन तो नहीं रिकॉर्ड करनी, फिर इसको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। डीपीएल के कंपेटिटर ने इंट्रोड्यूस किया नई प्रोडक्ट जिसकी वजह से इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। इसकी वजह से 2 काम करने हैं, लोअर प्रॉफिट मार्जिन है ना, इन्वेंट्री के ऊपर क्या करना है? कॉस्ट और एनआरवी, और जो आपके प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर आपको क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट। 2 बातें क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं है आप लोग? लो मार्जिन की बात करें, सेल प्राइस की रिडक्शन की बात करें, या टर्नओवर रिड्यूस कर जाए, ये 2 बातें आपने लाजमी याद रखनी। हाँ, क्योंकि हमने उस दिन ये बात डिस्कस की थी कि अगर सेल प्राइस आपकी डिक्रीज कर जाती है तो आपका फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो आपकी वैल्यू इन यूज भी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक हो गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बच्चे, सबसे लास्ट पे सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी रिस्क। ये कौन सा रिस्क आ गया? फॉरेन करेंसी रिस्क, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। अच्छा, इसकी वजह से रिस्क है ट्रेड पेएबल्स मे नॉट बी ट्रांसलेटेड, या ट्रांसलेट किए इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट से, या एक्सचेंज गेन या लॉस को आपने सही प्लेस पे रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बच्चे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट का जितना हिस्सा रिस्क से रिलेटेड था, कंट्रोल्स का हिस्सा अभी हमने डिस्कस नहीं किया, रिस्क से रिलेटेड जितना हिस्सा था वो हमने डिस्कस किया। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंटेशन का, हमें डॉक्यूमेंटेशन भी बनाने हैं। इसका मतलब क्या क्या चीज लिखनी है नुमान भाई? सबसे पहली बात जो हमें लिखनी है वो डिस्कशन, जो भी हमारी इंगेजमेंट टीम की डिस्कशन हुई वो आपने पॉइंट आउट करते जाना है, वो एक वर्किंग पेपर पे लिखते जाना। दूसरे नंबर पे ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है रिस्क के बारे में और क्लाइंट के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन कहां से की, और इसके अलावा आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म किए। ये तीन बातें बड़ी अहम। पहली बात, आपने ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग क्या हासिल की, अंडरस्टैंडिंग आपको हासिल कहां से हुई, और प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म किया। अब तरतीब करता हूं मैं। प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई, और वो अंडरस्टैंडिंग किस सोर्सेज से आपने हासिल की। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ताहिर साहब अभी तक दो बातें डिस्कस की। डॉक्यूमेंट में इंगेजमेंट टीम के साथ जो डिस्कशन होगी वो आपने नोट करनी। दूसरा नंबर पे रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर जो परफॉर्म किए, उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई, और वो अंडरस्टैंडिंग किस सोर्स से आपको मिली। अगली बात, नेक्स्ट, आपने इवैल्यूएशन करना है ऑफ द डिजाइन ऑफ आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स। आपने इवैल्यूएट करना है कि आइडेंटिफाइड कंट्रोल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। डिजाइन कंट्रोल को इवैल्यूएट करना पहले। अच्छा, कंट्रोल क्या आपने प्लेस किया। जैसे एक सिंपल सी मैं बात करता हूं, डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं है, एंट्री की पोस्ट तो नहीं हो जाती सिस्टम, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं करेगा आपका, नहीं होती। कैसे नहीं होती? हमने कंट्रोल प्लेस किया हुआ, एंट्री पोस्ट करने लगते हैं, सिस्टम हमें पॉपअप मैसेज शो करवा देता है। डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं है, एंट्री नहीं पोस्ट हो सकती। हमने कहा हम एंट्री पोस्ट करके देखते हैं। अगर हम एंट्री पोस्ट करके देखेंगे फिर इंप्लीमेंटेशन चेक करें। अब बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा कि भाई इसके अलावा, उन्होंने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी है, कि पेमेंट आप गलत तो नहीं रिकॉर्ड कर लेते। जी बिल्कुल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। वो कैसे? क्योंकि सबसे पहले अप्रूवल होती है पेमेंट की, फिर उसके बाद चेक बनता है, चेक प्रीपेयर कोई करेगा, फिर उसके बाद वो रिव्यूअर होगा, वो उस सब डॉक्यूमेंट को चेक करेगा कि जिस पार्टी को पेमेंट होनी है उसी पार्टी के नाम का चेक बना हुआ है, जितनी अमाउंट की पेमेंट होनी है उतनी पेमेंट का चेक बना हुआ है। रिव्यूअर रिव्यू करने के बाद अपने सिग्नेचर करेगा, फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए चला जाएगा सीएफओ साहब की टेबल पर, मैनेजर फाइनेंस की टेबल पर। मैनेजर फाइनेंस साहब उसको चेक करेंगे, सब डॉक्यूमेंट अटैच हुए उनमें, इसी पार्टी को पेमेंट होनी है, इसकी अप्रूवल मौजूद है, और उसके बाद इतनी ही अमाउंट की पेमेंट होनी है, उसके बाद वो ऑथराइज कर देंगे। अभी पेमेंट की ऑथराइजेशन हुई, अब उस चेक के ऊपर ऑथराइज सिग्नेटरीज अपने अब सिग्नेचर करेंगे। पहले तो उसके लिए कि पेमेंट करने की अप्रूवल चाहिए, पेमेंट की अप्रूवल मिली। अब ऑथराइज सिग्नेटरीज उस चेक के ऊपर अपने सिग्नेचर्स करेंगे, फिर उसके बाद चेक की एक कॉपी बनाई जाएगी, वो कॉपी वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लग जाएगी। ओरिजिनल चेक किसको भिजवा दिया जाएगा? उस सप्लायर को भिजवा दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी? सेग्रीगेशन, डिजाइन और उसकी इंप्लीमेंटेशन, तो ये भी आपने नोट करना है। इवैल्यूएशन आपने की डिजाइन इंटरनल कंट्रोल्स की, और डिटरमिन किया कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है, इंप्लीमेंटेड है ये कंट्रोल्स। और उसके बाद आइडेंटिफाइड और असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, वो आइडेंटिफाइड और असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। चार बातें हाशिर साहब आपने बतानी। इंगेजमेंट टीम की आपस में डिस्कशन, दूसरी बात प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए आपने,
फिर उसके बाद आपको ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या हुई और वो किस सोर्स से हासिल हुई। तीसरी बात, कंट्रोल को डिजाइन और क्या वो इंप्लीमेंटेड है। और फोर्थ वन, आइडेंटिफाइड और असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। रिपीट करेंगे बात। ठीक है, डिस्कशन हो गई एंगेजमेंट टीम के दरमियान में। जी बिल्कुल ठीक हो गया, किस सोर्स से हासिल हुई और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करके हासिल हुई। तीसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल ठीक हो गया। असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल्स। बातें क्लियर हो गई जी। रोहान साहब दोबारा रिपीट कीजिएगा ये बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। और आइडेंटिफाइड और असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल, ठीक हो गया। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 बजे तक मैं क्लास लूंगा इंशाल्लाह, एग्जैक्ट 2 बजे छोड़ दूंगा। 15 मिनट तक हम वापस आ जाएंगे, 15 या 20 मिनट के दरमियान में इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।